गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बता दिया। अब है डेमोक्रेसी को जो कैसे मेंटेन रखा है। तो जो मैंने बताया कि कुछ जजमेंट को आप मेंशन करोगे, जजमेंट में खुद एक एनजेएससी वाली हो गई, केशवानंदा भारती केस में कैसे बताया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा आप बता कह सकते हो कि एक आपको मैं बताऊंगा बोमई केस 1992 का, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल के रिगार्डिंग जो जजमेंट दिया गया था कि भाई जैसे कि जिसकी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है तो आर्बिट्रेरी तरीके से कहीं भी प्रेसिडेंशियल रूल अब लगा देती है, छोटे छोटे बहाने देकर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि भाई कोई मेजर रीजन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है तो ही आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। तो वो सब जजमेंट को आप मेंशन करोगे। फिर रिसेंट वाली उत्तराखंड में भी आप छत्तीसगढ़ में भी एक हुआ जो जहाँ प्रेसिडेंट रूल उन्होंने लगाया, भले वो जजमेंट आपको पता ना हो, तो एक जजमेंट ऐसे हुआ। फिर आपको आधार कार्ड में वाली जो जजमेंट हुई पुट्टू स्वामी केस वाली, जिसमें आपको राइट टू प्राइवेसी को मेंशन किया गया। फिर आप देख सकते हो कि आप ये कह सकते हो आप कि एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एडल्ट्री को अलाउ किया। अब देखिए एडल्ट्री को अलाउ किया कि मतलब जो एडल्ट है अपने मन से अपने विल से अगर आपस में कोई रिलेशन रखते हैं तो उसमें कोई थर्ड किसी और का इंटरफेरेंस या इलीगल नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों किया? पहले जैसे आप देखते हैं कि हो क्या रहा था कि जैसे कि होटल में क्या होते थे कि जनरली यंग जो मतलब कह सकते हो कि यंग एडल्ट कॉलेज के लड़के लड़कियां जो हैं ऐसे, तो या किसी और का काफ़ी किसी के साथ कोई रिलेशन है, तो या होटल में कभी पकड़ा, होटल में क्या होती थी रेड बहुत ज़्यादा होती थी, रेड ज़्यादा होती थी। दोनों मैच्योर हैं, जो भी कर हुआ अपनी मर्जी से होती थी उनकी, पुलिस पकड़ती थी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते थे, या तो इनसे पैसे लेते थी पैसे दो, नहीं तो मैटर को मैं लीक करूंगा पेपर में डलवाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा, तो ये बदनामी ना होती। इस कारण से बहुत सारे बच्चे बच्चे क्या मतलब एबव 18 के थे, सुसाइड तक कर लेते थे, सुसाइड भी की नौबत आती थी। और यहाँ तक कि किसी किसी का ये तो ये बैटर हुआ, तो इस केस में पुलिस लोग बहुत धांधली करते थे। जहाँ तक मुझे बिहार में बात है, बहुत जगह रेड 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 बहुत जगह रेड मारी जाती थी, और इसमें दरोगा हुए या जो भी हो एसपी डीएसपी एसपी सब बहुत पैसे खाते थे इसमें। लोगों को पकड़ा, ये इतने लोगों को पकड़े 20 लोगों को 10 को छोड़ दिया पैसे लेकर, 10 का नाम आगे रिवील कर दिया। तो ये सब बहुत चर्चा करी थी, बहुत सुसाइड भी हो रहे थे धांधली। तो एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कैसे। फिर आप देख सकते हो कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको सेम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे अभी टर्म, रिसेंट के जजमेंट के बारे में मैं बता दूं अभी। एडल्ट्री हो गया, फिर उसके बाद ये ऑर्डर, फिर हाँ देखो राम मंदिर वाला जो मैटर, राम मंदिर वाले में उतने दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बार बार लड़ाई हो रहे थे, मस्जिद तोड़ो ही चलो, दोनों में क्लैश चल रहे थे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, अपना जजमेंट दिया। जैसे भी हो, जिसके फेवर में हो या जिसके अगेंस्ट में हो अलग बात है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके उतने दिन से लंबी लड़ाई चल रही थी उसको इस्टेब्लिश करवाया। फिर आप कह सकते हो कि हालांकि नोटबंदी वाले में तो सुप्रीम कोर्ट ने इमिडिएट कोई इंटरफेयर नहीं किया, इसको आप तो मेंशन भी नहीं कर सकते। नोटबंदी जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको मैं बताऊंगा कि गलत था या सही तरीका था या नहीं, उसका एडवांटेज हुआ या नहीं, वो बाद में बताऊंगा। इस चीज़ को जजमेंट में तो मेंशन नहीं कर सकते आप।
तो ऐसे ऐसे जैसे मैंने कुछ जजमेंट बताया तो इसको आपको बाद में मेंशन करना है। और तो अ, इसके अलावा आप जैसे आप देखोगे फंडामेंटल राइट में एक हाँ, फिर आप देख सकते हो इसमें रिलीजन के मामले में देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसमें, तो उसमें भी बहुत सारे जो बाद में मैं जजमेंट बताऊंगा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज मतलब सेकुलरिज्म को देखते हुए या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखते हुए क्या क्या जजमेंट दिए। आगे जजमेंट में वो सब चर्चा करूंगा। इन द सेंस कहने का मतलब हुआ कि ये सब जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे इंडिपेंडेंस दी गई इसको आप मेंशन करोगे। तो ऐसे करने कर 150 वर्ड तो आराम से ऐसे ही जो मैंने इतना ही जजमेंट बोला, कुछ कुछ 4-5 इतना ही मेंशन करोगे, और इसकी जो कैसे इंडिपेंडेंस दी गई तो 150 वर्ड तो ऐसे ही, उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। बाकी तो जजमेंट भारी पड़ी है। मैं इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड जब मैं बताना शुरू करूँगा तो उसकी डिस्कशन करूँगा। हालांकि पहले बहुत सारे जजमेंट को मैंने क्या जजमेंट की प्री कंडीशन थी, जजमेंट क्या दिया गया था, बेस क्या था, ऐसे ऐसे करके मैंने कहीं ना कहीं पिछले वाले चैप्टर में मैंने इसको मेंशन किया है। आप देख सकते हैं पहले वाले चैप्टर में जाकर। तो ये रहा। देखिए एक क्वेश्चन है 2019 का, एक क्वेश्चन है 150 वर्ड। तो एक क्वेश्चन देख लिया आप। डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट strict separation of power, rather it is based on the principle of check and balance। कहने का मतलब क्या एक्सेप्ट करते हो कि ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का अलग, लेजिस्लेटिव का पावर अलग, जुडिशरी का पावर, रेदर देन आपस में चेक एंड बैलेंस, ये इसको चेक कर कंट्रोल कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है, ऐसा है। कैसे? अब देखो मैं बता दूं। जो आपको मैं बताया था कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जुडिशरी भले खुद करती है, लेकिन लास्ट में जो नाम जो दिया जाता है उसमें रिकमेंडेशन जो देते हैं, कौन से नाम को चुनना है फाइनली मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट में इनको हटाना भी है तो अल्टीमेटली उनको हटाने का राइट है। पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। एक तो ये रहा ऐसे ऐसे कंट्रोल सिस्टम। अब देखें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का रिलेशन देखें। मंत्रिमंडल जो सरकार बनी है, और लेजिस्लेटिव मतलब जो लोकसभा है या राज्यसभा है, जो एग्जीक्यूटिव है उनको कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेटिव को क्या पावर है, मतलब और सब मंत्रियों मतलब सांसदों को क्या पावर है। उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 0 आवर क्वेश्चन आवर, ऐसे ऐसे समय दिया गया है, हाफ एन आवर डिस्कशन। तो ऐसे ऐसे डिस्कशन का एक टाइम है, उनसे क्वेश्चन पूछना उस पर डिस्कशन चलता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को हटा सकती है, हटा सकते हैं ना पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है प्रेसिडेंट, मतलब ये होता है कि एक साल में सरकार ने क्या क्या काम किए उसको प्रेसिडेंट है जो अपना पार्लियामेंट में आकर उस पार्लियामेंट के सेशन को स्टार्टिंग में एड्रेस करता है कि ऐसे ऐसे उपलब्धियां सरकार की रही है। उस पर वोटिंग होती है, वो भी वोट अगर ना हो, वो पास ना हो मोशन ऑफ थैंक्स, तो भी माना जाता है कि सरकार भाई दिक्कत में है, सरकार इसका मतलब सरकार को फुल सपोर्ट नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने बताया बीच में एक ऐसा हथियार है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, इसका मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपके पास उतनी मेजोरिटी नहीं है, या आपके मेंबर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी सरकार जाती है। तो ऐसे ऐसे जैसे है कंट्रोल है। तो उसके अलावा ये हुआ। अब देखें जिसकी सरकार है, अब वो लोकसभा को कैसे कंट्रोल कर रही है। चाहे तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप है जो लोकसभा को डिजॉल्व कर दो। टेन्योर 5 साल पहले होने से पहले ही भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आप डिजॉल्व कर दे, पार्लियामेंट लोकसभा को डिजॉल्व कर दे और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाए। तो एग्जीक्यूटिव देखिए लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर देखिए एग्जीक्यूटिव को कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आवर, 0 आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, मतलब तो ऐसे बजट के लिए भी उनका डिस्कशन ऐसा चलता है। बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, बहुत सारे कमेटी बनी हुई है, अकाउंट के लिए अलग पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी हुई है। फिर आप देख सकते हो इथिक्स कमेटी, रूल्स कमेटी,
लाइब्रेरी कमेटी पूरा दुनिया भर की कमेटी बनी हुई है, मतलब पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट्री मेंबर कमेटी बनाते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी भी मैंने बता दिया। तो ऐसे ये सब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव चाहे तो एक बार में भंग कर दे, डिजॉल्व कर दे। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो उनके बनाए हुए कानून को कैसे नल एंड वॉइड कर देती है, कैसे रद्द कर देती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल कर रहा है कि जो नाम देगी उनमें से चाहे तो वो किसी को ले चाहे रोक कर रखे, उनको जज ना बनाए इनको। आप और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा। इनको चाहे तो कंटेम्प्ट, मतलब इनको अगर जजेस को हटाना है तो इम्पीच करना कह सकते हो, या कह सकते हो कि जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है, लोकसभा में 100 मेंबर लोग प्रपोजल लाएंगे, राज्यसभा में 50 मेंबर, कमेटी बनेगी, डिस्कशन होगा, कमेटी ये प्रपोजल देगी कि हाँ भाई जज गिल्टी हैं। उसके अलावा बिल वहाँ वोटिंग होगा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, जजेस को हटा सकते हैं। तो घूम फिर कर ये उसको कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल, ये उसको कंट्रोल, ये उसको कंट्रोल, ये सब है। तो ये सिस्टम चलता है। ये जान गए। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस बात को ही जानना चाहता है ये क्वेश्चन। इस बात को आंसर करोगे जितना मैंने बोला उतना थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आप अरेंज कर दोगे तो 150 वर्ड्स तो ऐसे ही हो जानी है। तो ये क्वेश्चन का चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम, इसको आप आंसर इतना पॉइंट रख के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है। अब देखें, अब है यूनाइटेड किंगडम का जुडिशियल सिस्टम कैसा है। वहाँ के जुडिशियल सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब कहो कि भाई आप ये क्यों बता रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जुडिशियल सिस्टम ऑफ आप बताने लग जाओ नीदरलैंड, जुडिशियल सिस्टम ऑफ बेल्जियम, जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी, रसिया। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, इसलिए मैं इसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था मैं पहले ही बता देता हूँ, ताकि आप इस पर जब मैं अभी बताऊँ तो थोड़ा ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्या यार इतना सारा क्यों मुझे पढ़ना। देखिए, एग्जाम का जो क्वेश्चन था ये, पहले क्वेश्चन देख ले। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके seems to be converging as well as diverging in recent time। अभी के टाइम में ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों सिस्टम, उसका जुडिशियल और हमारा जुडिशियल सिस्टम डाइवर्ज हो रहे हैं, हटते जा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब वो लिंक नहीं रहा, वो कॉमन सिमिलरिटी नहीं रही। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसा क्या है जो दोनों में तालमेल करता है, दोनों में मिलता है, एंड डाइवर्जेंस दोनों में अलग अलग है, बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ दियर जुडिशियल प्रैक्टिस। यहाँ के जो जुडिशियल प्रैक्टिस वहाँ के जुडिशियल प्रैक्टिस में क्या समानता है और क्या असमानता है, कहने का मतलब क्या डिफरेंस है, क्या है ये है। तो अब देखें, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या है वो बता दिया है, यूके के जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा थोड़ा क्या है वो बता है। अब देखें ये क्वेश्चन क्यों आया, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का 2020। उस समय क्या हुआ था, क्वेश्चन आने का पर्पस देखें। फेब में, जैन फेब में 2020 जैन फेब में यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ। ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट टर्म बार बार सुना होगा, ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन 21-22 कंट्री का एक यूनियन है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, ये सब स्वीडन, जो भी ये सब कंट्री है, 22 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में कोऑर्डिनेशन है कि ताकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ट्रेड को, आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आपस में आप अपने सिक्योरिटी मेंटेन रखना, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना, साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट फाइट करना, ये सब लिंक बनाकर रखेंगे। आप कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये वो वाटीवर, जैसे हेल्थ से में कॉपरेशन रखेंगे, कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है व्यापार में, ट्रेड में। यूनाइटेड किंगडम भी उसका पार्ट था, आई थिंक शुरू से ही रहा। ये यूरोपियन यूनियन 1951 में इस्टेब्लिश हुआ। ये 2020 में 20 में जनवरी फरवरी में ये एग्जिट हुआ। क्वेश्चन आया कब, इसके 4-5 मतलब 7-8 महीने, मतलब ये एग्जाम हुआ होगा, मेंस का जो एग्जाम हुआ होगा कब, जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में एग्जाम हुई।
तब ये क्वेश्चन आया, रिसेंट ट्रेंड में चल रहा था तो ये, तो यूके से जो यूके जो न्यूज में चल रहा था तो इससे ये क्वेश्चन आया, इसने ये क्वेश्चन पूछा। अब देखें, ब्रिटेन भले ही उससे एग्जिट हुआ, लेकिन उसका रिफरेंडम उनके कंट्री में 2016 में ही हो चुका था, और कंट्री में बहुत ज़्यादा 51% लोगों ने सपोर्ट किया, 51-52% कि हमें एग्जिट हो जाना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। 48% 49% लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एग्जिट होना चाहिए। तो बाद में उनकी अपनी सिनेरियो थी, गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट चेंज हुई और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, और इसमें ये न्यूज में चल रही थी, ये मैटर न्यूज में चलता जा रहा था। और उस समय बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसने पार्लियामेंट सॉरी क्यून को, वहाँ क्यून ही थी एलिजाबेथ टू, उनको ये बोला था कि आप पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर दें, भंग कर दें, लेकिन क्यून ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, उसने इंटरफेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा डिजॉल्व करना, ऐसे ये सब बातें चली, और कहीं ना कहीं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू किया, तो वो मैटर उसमें न्यूज में चल रहा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया यूके से रिलेटेड, समझ गए? तो कहने का मतलब जो कंट्री का न्यूज में या जो उससे रिलेटेड न्यूज में हो तो वो एग्जाम में आसपास में आ सकता है। प्रीलिम्स में आए या ना आए, मेंस में देने की संभावना है। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन वो भले लिखेंगे कि दिस हैज बीन सीन इन रिसेंट, दिस मतलब कोई चीज़ है, कोई न्यूज के बारे में, दिस न्यूज हैज बीन सीन रिसेंटली, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस थिंग। जब बाद में तुमको पता चला रिसेंटली भले लिखा है, लेकिन रिसेंटली मतलब 4 साल पहले न्यूज में ये बातें चल रही थी, उसको प्रीलिम्स में मेंशन किया कि रिसेंटली ये न्यूज में बातें चल रही है। लेकिन मेंस में जब क्वेश्चन पूछी जाती है, हाँ, तो 1 ईयर 2 ईयर के अंदर वाली ज़्यादा चीज़ें रहती है मेंस में। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के आप दे सकते हो। जब आपको टिपिकली आपको कंसेप्ट पता है, थ्योरी आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो ही आंसर कर सकते हो। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के इसका आंसर आप नहीं कर सकते। तो क्या सिमिलरिटी है और क्या नहीं है, ये थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। देखिए, हालांकि इसमें एक बात और बता दूँ, बहुत सारी बातें ऑलरेडी पहले आपको पता है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो थोड़ा नहीं पता है, उसको थोड़ा ज़्यादा मैं इम्फेसाइज करूँगा। और कुछ अगर बातें अगर ना भी पता हो ना, तभी तो भी अगर 150 वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उतना आंसर करने लायक आप अब तक कैपेबल हो चुके हो कि आप उतना आंसर कर सकते हो, भले ये चीज़ ना बताया गया हो तो भी। जैसे देखो कुछ कुछ आएगा, मैं बताता हूँ। जुडिशल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम के बारे में बोला जाता है क्या? यूनाइटेड किंगडम डज नॉट हैव सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम। मतलब इंडिया में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे से, वहाँ क्या है, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड एंड वेल्स है वन सिस्टम, एक ही सिस्टम है। स्कॉटलैंड के पास अदर, और नदर्न नदर्न आयरलैंड के पास एक थर्ड वन। जैसे देखो, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया था कि वो 4 टेरिटरी, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी से है। एक तो प्रॉपर इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, बाद में इसमें स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड बाद में हुए। तब जाकर तब जाके ये यूनाइटेड किंगडम आई थिंक 1801 के आसपास से यूनाइटेड किंगडम कहलाने लगा था। जैसे देखें, डज नॉट हैव सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम, एक यूनिफाइड मतलब इस चारों के लिए एक लीगल सिस्टम नहीं है, ये सब के लिए अपना अपना सेपरेट कोर्ट का सिस्टम है। इंग्लैंड के लिए अलग है, इंग्लैंड एंड वेल्स के लिए दोनों का, ये दोनों का एक अपना एक है। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न या नदर्न आयरलैंड बोले, उसका एक अलग कोर्ट का सिस्टम अपना है। अब उनके पास कोर्ट का क्या सिस्टम है हमें जानने की जरूरत नहीं कि उनके पास हर टेरिटरी में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसीलदार, रेवेन्यू कोर्ट क्या है या नहीं है उसको जानने की जरूरत नहीं है, पर इनका अलग अलग है। यूनिफॉर्म पूरे चारों के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। अब है इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, 2005 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ 2005 में, अपॉइंटमेंट कमीशन। अब देखें, इसके बारे में ही बता रहा था मैं कि इसमें 15 मेंबर थे,
कितने मेंबर? 15 मेंबर थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सॉरी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 15 मेंबर थे। 15 मेंबर में से कुछ जज थे, कुछ लेमन, लेमन कहने का मतलब जिनको लीगल जुडिशियरी या लीगल का नॉलेज नहीं था, कानून का, लॉ का नॉलेज नहीं था, जुडिस्ट भी नहीं थे, वो पर्सन थे। मेजॉरिटी कौन थे? ज़्यादातर नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले थे। तो वो लोग अपॉइंट करेंगे जजेज का अपॉइंटमेंट। उसको ही देखकर हमारे कंट्री में भी हुआ कि भाई हमारे कंट्री में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सिर्फ जजेज ही डोमिनेंट न हो जजेज को अपॉइंट करने के लिए। तो एनजेएससी लाया गया था। तो इनके बारे में मैंने जो पहले चर्चा किया। अब देखें, एनजेएससी जब न्यूज में चल रहा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में, तो उसका आसपास में तो चर्चा चल रही होगी भाई कौन कौन से कंट्री में इस टाइप का सिस्टम है, यहाँ दूसरे कंट्री में भी ऐसा है। उसमें यूके, खासकर आप देखोगे कई बार यूपीएससी में जो क्वेश्चन है ना, 2-3 कंट्री को हमारे एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करने वाला है ना, 2-3 कंट्री के कंपेयर करके जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं। जैसे यूएस का कंपेयर करेंगे, फ्रांस का कंपेयर करेंगे, यूके का कंपेयर करेंगे, ये 3 का खास करना ये ज़्यादातर करेंगे कि उनके कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो हमारे कंट्री में उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और हमारे कंट्री में क्या डिफरेंस है, यूएसए का क्या है और ये यूके का। ये 3 कंट्री को आपको कुछ चलते रहे तो आपको ध्यान में रखने का जरूरत है, अगर पॉलिटिकल मैटर हमारे से कहीं ना कहीं लिंक हो तो उनके यहाँ क्या है और हमारे यहाँ क्या है। तो ये था उनका जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था। 15 मेंबर थे, कुछ बता दिए दोनों, कुछ लॉ से लीगल मेंबर थे, कुछ इलीगल तो नहीं बोलूँगा, जो नॉन लीगल पर्सन थे। देखें, ब्रिटिश लैक द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, जो मैंने बताया कहाँ से, 1965 में जो आ, आ, जो एक जर्मन जूरिस्ट थे जो आकर लेक्चर दिया था, हाँ, बीएचयू में, उनके कंसेप्ट से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ, निकला। और इनके पास ब्रिटेन में कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कंसेप्ट बार बार जजमेंट में रिपीटेशन कहीं नहीं मिलता है। इन ब्रिटेन द जजेस कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से तभी रिमूव कर सकते हैं फॉर द सीरियस मिसबिहेवियर एंड द विद द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अपने यहाँ भी सेम बात है। तो जब सीरियस कुछ ऐसा मैटर होगा तभी उनको हटा सकते हैं पार्लियामेंट में। वैसे ही लोकसभा राज्यसभा को अपना अपना, लोकसभा में रिजोल्यूशन 100 मेंबर सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में 50 मेंबर। लोकसभा में लाया, कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद कमेटी ने फैसला लिया तो स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग करने के बाद जो भी डिसीजन हुआ सेम चीज़ राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में वोटिंग वोटिंग होगा, चेयरमैन के पास जाएगा, फाइनली वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास रखा जाएगा हटाने के लिए, प्रपोजल मतलब कहने का मतलब। तो सेम चीज़ है। अब देखें इन द यूके, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है, हाँ। इन द यूके सेकेंडरी लेजिस्लेशन, देखें, एक तो प्राइमरी लेजिस्लेशन का मतलब हो गया और सेकेंडरी, प्राइमरी लेजिस्लेशन का मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया प्रोसेस के द्वारा, जो वहाँ लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस में बिल गई, पास हुआ, सिंपल मेजोरिटी हुआ, स्पेशल मेजोरिटी, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, एक्ट बना, दैट्स कॉल्ड बिल एक्ट। तो उसको बोला गया प्राइमरी लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव जो मंत्री हुए वो बीच में कोई रूल बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं जो स्टैच्यूट कानून के जरिए, मतलब ऐसे प्रोसेस से नहीं गया, डे टू डे एक्टिविटी के लिए कुछ रेगुलेशन नियम कानून बनाया, मतलब ऐसे कानून छोड़ो, कानून नहीं बोल सकते, कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो उसको बोला गया सेकेंडरी लेजिस्लेशन। ठीक है, उस ऑर्डर को, नियम को, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन को, उसको बोला गया सेकेंडरी लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन मतलब जो पार्लियामेंट ने शुरू में बनाया, पार्लियामेंट, उसमें तो कोई हेर फेर नहीं कर सकता जुडिशियरी। पर सेकेंडरी लेजिस्लेशन जो बना, सेकेंडरी जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन कौन बनाएगा? पार्लियामेंट थोड़े, वो जो सरकार जिसकी है, जो सरकार चला रहा है, यानी जो मंत्रिमंडल जिसका है, वो नियम बनाएंगे या रेगुलेशन बनाएंगे जो एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब कह सकते हो आप शासन के लिए, फॉर द गवर्नेंस के लिए। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि
In the UK, secondary legislation are subject to judicial review, and primary legislation enacted by the parliament are outside the purview of judicial review, except the cases encroaching upon the jurisdiction of European Union law. देखिए, यूरोपियन यूनियन लॉ, जब ये कहने की ये अभी जब यूरोपियन यूनियन का जब मेंबर था यूनाइटेड किंगडम, उस कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जब पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो यूरोपियन यूनियन का भी एक कानून होगा, यूरोपियन यूनियन के तो 22 ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी ऐसे कुछ कानून बनती है जो सारे कंट्री पर इम्प्लीमेंट होगा। तो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो यूरोपियन यूनियन लॉ को इनक्रोच करता है, उसको उल्लंघन करता है, तो ऐसे केस में जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है। अदरवाइज पार्लियामेंट कुछ अपना कंट्री, सिर्फ अपने कंट्री के लिए कोई कानून बनाती है, उसमें जुडिशरी कोई रिव्यू नहीं कर सकता। ये हुआ। अभी के लिए देखा जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट वाला जो है, ये तो अभी चूंकि मेंबर रहा ही नहीं तो इसको हटा दोगे आप। मैं इसलिए मेंशन कर दिया अभी, मुझे पता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है नहीं, तो ये बात होती लागू है नहीं, यूरोपियन यूनियन का कानून भी यूके पर अभी इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। फिर भी आपको कंपेयर करने के हिसाब से इसको मैंने मेंशन किया था। तो जब आप कभी आंसर राइटिंग लिखोगे कोई और भी एग्जाम में, तो इस चीज़ को मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखें, इन यूके के बारे में कहा गया कि 2006 से सिंस 2006 जुडिशियल अपॉइंटमेंट हैव बीन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो पहले भी चर्चा किया। एंड देयर आर जजेज ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बट दे आर नॉट इन मेजोरिटी, डू नॉट हैव ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, जो सेम चीज बताया है, पहले चर्चा कर दिया मैंने। एंड कमीशन इज चेयर्ड बाय ए ले पर्सन, मतलब मेजोरिटी जजेज की नहीं है, दूसरे लोगों की है, और जो चेयर भी कर रहे हैं तो जजेज नहीं कोई और कर रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ ये है। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है नीचे वाले को। इन द यूके ह्यूमन राइट एक्ट, देखिए यूके का जो भले कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, जो मैग्ना कार्टा था उसमें ह्यूमन राइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, वहाँ इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस किया गया है। कहा गया कि यूके में 1998 में 1998 में ह्यूमन राइट एक्ट का फॉर्मेशन हुआ, बनाया, पहले भी था, नए तरीके से बनाया गया ह्यूमन राइट एक्ट। तो इन यूके ह्यूमन राइट एक्ट 1998 incorporates the European Convention on Human Rights into domestic law। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन राइट एक्ट जो 1998 में बना, तो उसने किस किस बातों को रखा, लाया, इनकॉर्पोरेट किया। तो जो यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ बनाया, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। तो यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट बनाया, उसको बेस बनाकर उसके उसके जो सैलिएंट फीचर, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर यूके ने भी एक ह्यूमन राइट एक्ट बनाया था अपने देश के कानून के लिए। पर इसके बारे में देखें, द जुडिशियरी इन द यूके लैक्स द पावर टू स्ट्राइक डाउन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखें, तो वो भले मेंशन किया, उसका मेंशन करने का मेरा क्यों मेंशन किया, कहते हैं जुडिशियरी इन द यूके लैक्स द पावर टू स्ट्राइक डाउन ऑन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर सी बात है, बट कैन ओनली इंटरप्रेट लेजिस्लेशन, कानून को सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब व्याख्या कर सकता है, इन ए मैनर, किस तरीके से, कंसिस्टेंट विथ ह्यूमन राइट एक्ट 1998, जो ह्यूमन 1998 जो 1998 में जो ह्यूमन राइट एक्ट बना, कैसे बना, वो यूरोपियन कन्वेंशन, मतलब यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो बनाया था, उसके बेस पर इंग्लैंड ने भी, मतलब यूके ने भी अपना कानून बनाया, उसको बेस बनाकर वहाँ की जो यूके की जुडिशियरी है कानून को इंटरप्रेट कर सकता है कि भाई उसके अनुरूप का चल रहा है या नहीं है, या कोई भी कानून बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, तो उसको बेस बनाया जा सकता है बस। लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को वहाँ की जुडिशियरी उसको नल एंड वाइड नहीं कर सकती है। नल एंड वाइड करने किसको कर सकती थी, सेकेंडरी लेजिस्लेशन को, एंड
जो मैंने यहाँ बताया था वैसे कानून जो यूरोपियन यूनियन के कानून को इंक्रोच कर रहे थे। और ये ह्यूमन राइट वाली जो ये एक्ट हुई उसको सिर्फ बेस बना के इंटरप्रेट कर सकती, इतना ही है पावर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब देखें, द यूके हैज मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट कोर सिस्टम। जो मैंने शुरू में बताया कि को इंग्लैंड एंड वेल्स का अपना कोर सिस्टम है, स्कॉटलैंड नीदरलैंड का अपना है, पहले भी डिस्कस किया। अब देखें, यहाँ देखें या जो मैंने बताया कि तो मैं इसको छोटा कर दूं। देखें, कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया ये। हाँ, कहते हैं क्या कि अपने यहाँ एक सिस्टम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, पीआईएल का। यूके में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पीआईएल का। पीआईएल होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहने का मतलब है कि कोर्ट में कोई भी पर्सन अप्रोच कर सकता है, वो एग्रीव्ड, वो उस उस मैटर से भले अफेक्टेड हो या ना हो, पर अगर कोई ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अंडर प्रिविलेज हो, जो कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकती है, जिन पर वाकई में है जो शोषण किया जा रहा हो, शोषण हुआ हो, या जिनको जस्टिस नहीं मिली है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरे पर्सन, कोई थर्ड पर्सन उनके न्याय के लिए, उनके फ्रीडम के लिए, उनके राइट के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। उसको कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन लाया पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, कोई दूसरा पर्सन कोर्ट में अप्रोच करे। जैसे होता है क्या कि आपको कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आप कोर्ट में अप्रोच करोगे, कोई आपको राइट नहीं मिली, कुछ उल्लंघन हुआ, या कुछ जो भी हो, एजुकेशन से मैटर हो, या जॉब से मैटर हो, या रिलीजन से मैटर हो। बट कुछ ऐसे जो गरीब लोग हैं जो कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनका राइट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप कोर्ट में पिटीशन डालते हो, डेट्स कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे कई बार आप देखते हो कि रोहिंग्या को मैटर को लेकर, रोहिंग्या है या रोहिंग्या मतलब आप जानते हो म्यांमार से जो लोग नॉर्थ ईस्ट में इंटर कर रहे थे, तो उनको न बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा था, और इंडिया में इंटर कर रहे थे तो उनको न खाने का जग सही से मिल रहा है, न रहने का, बीमारी से भी मर रहे हैं। तो उनके लिए भाई कोई कोर्ट में अप्रोच करता है कि भाई उनको भी ह्यूमन है, उनको भी एक बेसिक राइट होनी चाहिए, कम से कम उनको कुछ सुविधा दी जानी चाहिए। उसके लिए कोर्ट में कोई अप्रोच करता है। कहीं गरीबों का झोपड़ी उड़ा हटा दिया जाता है बहुत सारे लोगों का, तो वो लोग इतने गरीब हैं कि उनको पता भी नहीं कि लीगल सिस्टम क्या है, कैसे कोर्ट में अप्रोच करनी है, वकील कहाँ मिलेंगे, कहाँ कोर्ट भी होता है। उनके लिए कोई पिटीशन डालता है तो वो कहलाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल तो कोई मास अफेक्टेड है, जो अंडर प्रिविलेज है, तो वो अप्रोच कोर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए कोई थर्ड पर्सन कोई अप्रोच करता है, दैट्स कॉल्ड पीआईएल। वो मेथड होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूके में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोई सिस्टम नहीं है, फॉर्मल सिस्टम ऐसा नहीं है। क्यों? मैं वहाँ तो सब लोग इतने हैं एजुकेटेड, सबको समझदारी है, जिनको प्रॉब्लम होगी खुद अप्रोच कर लेते हैं। वहाँ इंडिया में तो लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, पॉवर्टी, अनइक्वलिटी इतने हैं, तो इस कारण से पीआईएल को यहाँ प्रिविलेज दिया गया है। अब देखें, यूके सुप्रीम कोर्ट सर्व एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ यूके, but must consider the specific legal it must consider the specific legal context of each jurisdiction। जैसे इंडिया में कैसे है कि हमारे यहाँ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, उनके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, पर
डिफरेंट डिफरेंट जो टेरिटरी है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, नदर आयरलैंड बोलो या नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, तो उनका अपना कुछ कानून है, डिफरेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट जब उनके पास जब मैटर जाएगी तो उनका जो लीगल कंटेक्स्ट, उनका जो कानून संदर्भ है उस चीज़ को कंसीडर करेगा, और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी उनको माना गया है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है ही, पर इनको इन डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी का जो लीगल मैटर है उनका अपना जो कानून है उसको ध्यान में रखकर ही जजमेंट देना है। ये हुआ इस कहने, ये पॉइंट का कहने का मतलब। यूके सुप्रीम कोर्ट सर्व एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ यूके, बट इट मस्ट कंसिडर द स्पेसिफिक लीगल कंटेक्स्ट ऑफ ईच जुरिस्डिक्शन। तो उस टेरिटरी का जो भी जुरिडिक्शन हो, जो भी कानून बनकर उनको जो दिया गया उस कानून को ही बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। अब जो क्वेश्चन को तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों में क्या है, तो ये डाइवर्जेंस ये कन्वर्जेंस बातें लिख दोगे। बाय चांस ये जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तो सिर्फ एक जो मैंने बताया ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, इतना चीज़ नहीं पता है। इसमें तो फैक्चुअल बात दो तीन ही है जो मैं बता दूं। थोड़ा फैक्चुअल बातें में जो है कि डिफरेंट कोर्ट सिस्टम उनका है ये नहीं पता, जो पहले की थ्योरी से। और 2005 में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल इनका रिफॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट जो आया जिसमें जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो हुआ, एक ये मैटर, देखो एक तो ये मैटर डिफरेंट है। इसको भी हो सकता है कितने लोगों को पता नहीं हो, को सिर्फ प्राइमरी लेजिस्लेशन को है जो रिव्यू नहीं कर सकता, सेकेंडरी को कर सकता है। एंड अपॉइंटमेंट कमीशन सेम चीज़ है। ह्यूमन राइट एक्ट 1998 में उनके यहाँ इसको भले पता ना हो, और कोई कानून को उसको बेस बनाकर है जो ये स्ट्राइक डाउन, ये बताया मैंने कि कैन ओनली इंटरप्रेट लेजिस्लेशन, कानून को इंटरप्रेट कर सकता है इसको बेस बनाकर सिर्फ। तो चलो ये भी नहीं पता हो, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं रहेगा पहले से। और PIL वहाँ नहीं हो सकता, ये भी नहीं पता हो किसी को, इसके पहले से थ्योरी से ऑब्वियस ही बात है। मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर कर सकता है कम से कम कोई भी। चलो ये जो चार पांच फैक्चुअल बातें हैं जो इसमें मेंशन है पहले से पता नहीं हो, ये पढ़ने से पहले से, ये पढ़ने के पहले से। लेकिन अब देखें ये क्वेश्चन जो आया दोनों में कन्वर्जेंस कैसे है, डाइवर्जेंस, तो ये तो कम से कम पता है भाई कि यहाँ का जुडिशल सिस्टम क्या है, एटलीस्ट यहाँ के जुडिशल सिस्टम का फीचर लिख दोगे, ठीक है। और यूके के जुडिशल सिस्टम के बारे में कम से कम कुछ नहीं पता है। अगर कुछ नहीं पता है तो क्या कर सकते हो, जो कुछ बातें जैसे देखें, जब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया तो जो जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में जो चर्चा चल रहा होगा, तो ये तो आप पढ़ रखे होगे या पढ़ते, जिसने भी आंसर किया होगा पढ़ा ही होगा कि जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की तरह और दूसरे कंट्री में कहाँ कहाँ है। तो इतना पता रहता कहाँ, यूके में भी भाई NJAC कमीशन के बेस पर उनके यहाँ भी ऐसा सिस्टम है कि जुडिशियरी ही जुडिशियरी को अपॉइंटमेंट न करे, इसमें अदर पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जुडिशियरी को बोल दोगे कि भाई वो इंडिया की तरफ कुछ नहीं पता है, तो उनको भी इतना तो कम से कम कहा है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारे कंसेप्ट लिया है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कंसेप्ट है, कुछ बातें मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इनके में मैंने मेंशन नहीं किया है, किया है मैंने नहीं किया कि इंडिया इनका जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंस है, आँख बंद करके कुछ नहीं समझ में आता लिख देते हो उसमें भी। उनके यहाँ भी जजेस की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, टर्म एंड कंडीशन मेंशन है उनका, ठीक है, सर्विस फिक्स सर्विस कंडीशन है, ऐसे मेंशन कर दोगे। फिर उसके अलावा क्या मेंशन करोगे कि जुडिशल रिव्यू के बारे में चलो पता नहीं है, डिफरेंस ये तो जुडिशरी के बारे में टर्म एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट बता दोगे, कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी थोड़ा मेंशन कर दोगे, उनके यहाँ भी इतनी आसानी से जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। सिमिलरिटी के लिए कम से कम इतना बताया। डिसिमिलरिटी में कम से कम हमारे यहाँ रिव्यू का पावर है, कानून को उनको बदल सकते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा कानून कानून को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। यूके के जजेस को इतनी पावर नहीं है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नल एंड वॉइड कर सकते हैं।
यहाँ हमारे जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, हर को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। वहाँ की यूनाइटेड किंगडम में जजेज को हर लेजिस्लेशन को या हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अरे इतना ही तो कम से कम लिख सकते हो, तो ठीक है। और बाकी कुछ कुछ जो है जैसे मैं थोड़ा क्या बताऊं, बताता हूँ। और हाँ, इससे पहले कभी ये डिस्कस नहीं हुआ कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इनके यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है या नहीं है। चलो इससे पहले डिस्कस करने से पहले कुछ नहीं पता हो ये। लेकिन इंडिया के बारे में जो जो पता हो, इंडिया के जजेज को जो जो स्पेशल पावर दी गई है, अब उनके जजेज को भी तुम ये मेंशन कर सकते हो कि जैसे इंडिया को कंसोलिडेटेड फंड से पैसे मिलते हैं, तो ये भी मेंशन कर दो कि उनको भी कंसोलिडेटेड फंड से, उनको वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड से पैसे मिलते हैं। कंडक्ट को वहाँ भी, जजेज के कंडक्ट को वहाँ भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। और यहाँ से कह सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है, उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है। इतना भी मेंशन कर दोगे तो 150 वर्ड लिखने के लिए सफिशिएंट है। भले ही जो रिसेंट वाले जो मैंने पॉइंट ना दिया हो वो ना पता हो तो भी, क्योंकि कोई भी आंसर करेगा, ये बात मैं बता दूं, कोई भी आंसर करेगा अगर अगर जो लिखा हुआ अगर पॉइंट ना पता हो, तो जो जितना मैंने अभी बोला उतना ही मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उतना ही मेंशन करेंगे, हर कोई। लेकिन इतना ही को आप सिस्टमेटिक ढंग से मेंशन कर दो तो एक रिस्पेक्टेड मार्क्स तो आपको मिल जाएगी, और हर कोई इतना ही मेंशन करेंगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, अच्छे से टाइटल के साथ, अच्छे से पॉइंट दे के साथ देने के बाद 150 वर्ड इनफ, आराम से 150 वर्ड आप कंटेंट दे सकते हो इतना जानने के बाद। और जो जो ये सब बातें हैं, ये सब बातें उस समय तक कोई किसी करंट अफेयर में भी नहीं रहा होगा, ना किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा उस समय। ना ये जो उनकी ह्यूमन राइट एक्ट वाली जो बात हुई, हाँ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जब चर्चा हो होगी तो इनके यहाँ भी कैसे जजेज के अपॉइंटमेंट हुई होती है, ये चर्चा एटलीस्ट ये हुआ होगा। तो ये रहा। क्योंकि अब कितने लोग बोलोगे कि जो एनजेएससी 2014-15 का न्यूज़ था, एग्ज़ाम 2020 में हम दे रहे हैं, तो उस समय वाले भी तो हमें न्यूज़ में नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, उस समय वाली भी आप करंट अफेयर से रूबरू ना हो, लेकिन इससे पहले वाले जो इतनी बातें बताई, उतना बातें आप लिख कर ये आंसर कम से कम सेटिस्फैक्ट्री मार्क लाने लायक आप आंसर कर सकते हो। हाँ जी, तो ये रहा एक क्वेश्चन 150 बार 2020 का। इसके बाद तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं।
तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा, और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है,
मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।